विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और इसे उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अयों को कैसे संयोजित किया जाना है। चित्र 14.1 में ये संयोजन दिखाए गए हैं। आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था है। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं। इससे बुझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अयों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। विद्युत अयों के प्रतीक कुछ विद्युत सामान्य विद्युत अयों के प्रतीक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारण 14.1 में कुछ विद्युत अयों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अयों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इन पुस्तकों में हम यह दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यान पूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है। कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। सारणी 14.1 विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। विद्युत सेल का प्रतीक इस तरह पहला वाला दिखाया। विद्युत बल्ब के लिए प्रतीक ये दिखाया गया। स्विच ऑन की स्थिति में चित्र वाला ये स्थिति दिखाई गई है। स्विच ऑफ की स्थिति में खुला चित्र दिखाया गया। बैटरी के लिए ये पिछला और संयोजन प्लस माइनस से जोड़ के। संयोजन तार के लिए ये चित्र दिखाई। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सही चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के पीछे यानी दो सेलों की बैटरी ए वाले चित्र में दिखाई गई, चार सेलों की बैटरी बी वाले चित्र में दिखाई गई है। एक साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खानों को ध्यान से देखिए। प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। चित्र 14.3 बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्राय इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना ये चित्र में दिखाया गया है। अपने क्रियाकलाप के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की दो पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखे हैं। सेल होल्डर दिखाया गया चित्र 14.4 में। ये सेल होल्डर बगल बगल से लोहे की पत्तियां जोड़ दी जाती हैं। दो या दो से अधिक सेलों की बैटरी या बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों की उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल को धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र 14.5 में दर्शाया अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। एक
और प्रकार का सेल होल्डर। ये चित्र 14.5 में दिखाया गया है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग की जाने वाले प्रतीक सारणी 14.1 में दर्शाए गए हैं। आइए अब हम सारणी 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ आरेख खींचे। पहेली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों और इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी हैं? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इन प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं? ट्रक की बैटरी तथा इसका काट चित्र दिखाया गया है। काट चित्र में देख सकते हैं क्रियाकलाप 14.1 के अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। अपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो? जैसा ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। एक विद्युत परिपथ बल्ब दीप्त होने की दिशा दिखाई गई है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख चित्र 14.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा है? चित्र 14.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का आरेख चित्र 14.8 में देख सकते हैं। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथ को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? अन्य परिपथ चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र 14.9 में क्या चित्र 14.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तब दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत मेंस में संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी न छुएं, यह अत्यधिक तप्त हो जाता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करें, आपको विद्युत आघात लग सकता है। जो आघात हो सकता है, यह सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्रियाकलाप 14.2 एक विद्युत सेल, एक टार्च बल्ब, एक स्विच तथा एक संयोजक तार लीजिए। चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत बल्ब परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। क्रियाकलाप 14.3 चित्र 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत संधारित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है अथवा आप किसी विद्युत ये चित्र में दिखाया गया है। चित्र 14.10 प्लस माइनस और ये खुला हीटर तापन अवयवों का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। सावधान, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें। ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। जब
किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तब तो हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत संधारित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे संधारित्र को की एक सूची बनाइए। अपने कमरे को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाली विद्युत ताप देखे होंगे। चित्र 14.11 ए। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन संधारित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनमें अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। ये खाना पकाने में उपयोग में आने वाला कोई विद्युत ताप या हीटर। चित्र 14.1 उसमें ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत संधारित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के बुझो विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक, इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत स्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत संधारित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत संधारित्र का अवयव देखा है? ये विद्युत स्त्री का तापन अवयव चित्र 11.b में दिखाया गया है। ये विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। चित्र 14.12 में दिखाया गया है। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघल कर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघल कर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। क्रियाकलाप 14.4 किसी विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था, उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के साथ इस्पात उड़ या स्टील बोल का तार या पतली लड़ी बांधिए। इस्पात उड़ के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा यह किराने की प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्ति बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। तब प्रतिदीप्ति नालिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा सहत प्रतिदीप्ति लैंप CFLs इनके बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्ति बल्बों, प्रतिदीप्त नालिकाओं एवं सहत प्रतिदीप्ति लैंपों की तुलना में LED बल्ब बहुत कम विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष है और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। चित्र में विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL तथा LED दिखाए गए हैं। ऐसे विद्युत संधारित्र तथा गैजेट का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। नोट: प्रतिदीप्त नालिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नालिकाओं तथा CFL एक निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। विद्युत संधारित्र में उपयोग होने वाले फ्यूज दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात उड़ के तार अथवा लड़ी की
ध्यान से परीक्षण कीजिए, नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात उड़ का तार या लड़ी पिघल कर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। चित्र 14.14 सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सावधानी कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों को नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। सुरक्षा विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूटे फूटे अथवा तारों के विद्युत रोधक के हटाने के कारण हो सकता है। इसे लघुपथन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अति भारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अति भारण तथा लघुपथन के कारण लगने वाली आग के बारे में पढ़ा होगा। सीमा सुरक्षा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्त है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संधारित्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? ये विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर दिखाए गए हैं। दोनों फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर अलग अलग दिखाए। चित्र 14.15 में विच्छेदकों MCB का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी ISI चिन्ह और से देखिए। चित्र 14.16 में लघु परिपथ विच्छेदिका ये दिखाई गई है। सावधान, सदैव ISI चिन्हों वाले उचित के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्रियाकलाप 14.5 उपयोग की जा रही क्योंकि माचिस की डिब्बी की कार्ड बोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर कुछ छोटी चुंबक सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए। देखिए क्या होता है। जब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ये चित्र में दिखाया गया विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव। ये सुई माचिस के पैकेट में बंद है। इधर से लाइट कनेक्ट जोड़िए, प्लस माइनस आपकी स्थिति पर ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है।
हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों परीक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? हैंस क्रिश्चियन अस्टर्ड 14.18 में चित्र में दिखाए गए हैं। इस प्रकार के परीक्षण ने हैंस क्रिश्चियन अस्टर्ड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। चित्र 14.18 वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे कारक देखते हैं। इसे कारक करके देखते हैं। विद्युत चुंबक क्रियाकलाप 14.6 लोहे का लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढकी हुई अथवा इनमेल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कस कर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल में संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस किले के सिरों पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन किले की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी किले के स्विच से चिपके हैं? चित्र में ये दिखाए गए हैं विद्युत चुंबक की भांति नीचे चिपका हुआ कील। चित्र में ज्यों लाइट जाती है कील चिपक जाते हैं, ज्यों लाइट बंद करेंगे कील हट जाएंगे। याद रखिए इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक तो सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। विद्युत घंटी, हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 14.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती चित्र में दिखाया गया है विद्युत घंटी का मॉडल और उसका परिपथ। ये घंटी और ये परिपथ से जुड़ी को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरों से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो वह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे
की पत्ती को भी अपनी ओर खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है, इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अतिशीघ्र से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। प्रमुख शब्द बैटरी, विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव, लघु पथन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत संसाधित, विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और कुंडली। आप विद्युत को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे की किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। अभ्यास प्रश्न, ये सेल दिखाए गए हैं। बहुत सारे अभ्यास प्रश्न आपके लिए पड़े हैं। ये क्वेश्चन आंसर। पहले ने कुछ दिन पहले एक जादू का खेल देखा था। जादूगर ने स्टैंड पर लोहे का एक बॉक्स रखा, फिर उसने बूझो को बुलाकर उससे बॉक्स को उठाने के लिए कहा। बूझो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। अब उस जादूगर ने उसे बुदाते हुए बॉक्स पर छड़ी घुमाकर अपना करतब दिखाना शुरू किया। उसने पुनः बूझो से बॉक्स को उठाने के लिए कहा। इस बार तो बूझो उसे हिला भी नहीं सका। जादूगर फिर कुछ बुदबुदाया और बूझो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। बूझो और पहली सहित सभी दर्शकों इस प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और यह समझ रहे थे कि जादूगर के पास कोई अलौकिक शक्ति है। परंतु इसे अध्याय को पढ़ने के पश्चात पहेली यह सोच रही थी कि क्या वास्तव में इस युक्ति में कोई जादू था, उसका अथवा इसमें कोई विज्ञान सम्मिलित था। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि इसमें विज्ञान से संबंधित कौन सी युक्ति सम्मिलित हो सकती है? विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना। चित्र 14.17 में दर्शाया गया विद्युत परिपथ को पुनः बनाइए, कुंजी को ऑन की स्थिति में लाइए और सावधानी पूर्वक यह परीक्षण कीजिए कि चुंबकीय सुई किस दिशा में विक्षेपित होती है। स्विच ऑफ करके विद्युत धारा का प्रवाह रोकिए। शेष परिपथ को यथास्थ स्थिति में रखते हुए केवल सेल के टर्मिनलों के संयोजन को उत्क्रमित कर उलट दीजिए। पुनः स्विच ऑन कीजिए और चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। अपने परीक्षणों का कोई उचित स्पष्टीकरण सोचिए। गत्ते का सिग्नल, धागा, लोहे की कील, कुंडली, रेलवे सिग्नल के कार्यकारी मॉडल। 20, 40, 60, 80 फेरों वाले 4 विद्युत चुंबक बनाइए। इन्हें एक एक करके 2 सेलों की बैटरी से संयोजित कीजिए। विद्युत चुंबक को पिनों के बॉक्स के पास लाइए। इसके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले पिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्युत चुंबक की प्रबलता की तुलना कीजिए। विद्युत चुंबक की सहायता से आप चित्र 14.26 में दर्शाए अनुसार रेलवे सिग्नल का एक कार्यकारी मॉडल बना सकते हैं। विद्युत संधारित्रों को मरम्मत करने वाले किसी दुकान पर जाइए। दुकान के इलेक्ट्रीशियन से विविध प्रकार के फ्यूज तथा एमसीबी दिखाने के लिए निवेदन कीजिए और उनसे यह समझने का प्रयास कीजिए कि ये कैसे कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय आप थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। यद्यपि इनसे पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इससे पर कार्य कर चुके थे। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। उन्हीं के आविष्कारों के बाद
में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया। थॉमस एल्वा एडिसन 1847 से 1931 तक पृथ्वी